तो भाई संडे का ही कुछ तो क्लास हुआ था, उसमें 21 से लेके 30 एलिमेंट्स की ऐसी कुछ ट्रिक्स पढ़ाई गई थी प्रीवियस क्लास में। और उसमें तुम्हें बताया गया था कि मनुष्य को जीवन में समाधान चाहिए। ठीक है। पैसे से भी बढ़कर, हैप्पीनेस से बढ़कर सुकून, समाधान चाहिए रहता है व्यक्ति को अपने जीवन में। और ऐसा समाधान सारे एलिमेंट्स के पास नहीं होता। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जन्मजात ऐसे एकदम स्टेबल एलिमेंट है, जन्म से ही ऐसे है। तो बाकी सारे एलिमेंट्स उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम जो 12 नंबर पे है, मैग्नीशियम जो 12 नंबर पे, उसके पास में 2 हीलियम है, 10 नियॉन है, कि 18 है। 12 के पास में 2 एक ही, 10 एक 18 है, सबसे पास में 10 है। तो 10 जैसे बनने की कोशिश करेगा। मतलब कि मैग्नीशियम जो 2,8,2 था, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर 2,8 बनना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और अगर वैसे करने में अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इसको हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम, सादा सादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 बन जाएगा। जो रहेगा तो न्यूक्लियस में, तो मन में वो रहेगा मैग्नीशियम ही, लेकिन दिखावे में वो रहेगा नियॉन के जैसा। ठीक है, दिखावे में वो रहेगा नियॉन के जैसा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नियॉन भी 2,8 और Mg+2 भी 2,8 रहेगा। ऐसे ही ये सारे के सारे बहुत स्टेबल है। हीलियम में डुप्लेट है, 2 कंप्लीट है। नियॉन में ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन में ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं सारे के सारे एलिमेंट। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सारे के सारे को हीलियम बनने का है सबको। हीलियम जिसका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 है, 2 गुलाबी गुलाबी 2, सबको 2 बनने का है। ठीक है। और ये 2 बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर नाइट्रोजन तो इस हद तक जाने को तैयार है कि वो अपने 5-5 इलेक्ट्रॉन फेंक देता। 2,5 था नाइट्रोजन, 5 इलेक्ट्रॉन फेंक के 2 बन गया। ठीक है, खतरनाक, एकदम क्रेजी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि नाइट्रोजन कभी कभार नियॉन जैसे भी बनने की कोशिश करता है। नाइट्रोजन खुद तो है 2,5 और नियॉन है 2,8। तो 2,5 से 2,8 में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगेंगे ना। तो किधर से भी लाए, ढस मार के 3 इलेक्ट्रॉन लाता है, चुरा के वो 3 इलेक्ट्रॉन लाता है। और फिर वो बन जाता है N-3, क्योंकि उसमें पहले तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन थे। जब 3 इलेक्ट्रॉन किधर से चुरा के ला लिए, तो उसके बाद में वो 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, 3। तो चार्ज भी उस पे ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन का -3 चार्ज आ जाएगा, N से N-3 बन जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में फिर अपन ने फास्फोरस की बात की, एल्यूमिनियम की बात की कि एल्यूमिनियम खुद नंबर 13 है। एलियन या नहीं, एल्यूमिनियम। तो अगर उसका नंबर 13 है, तो उसके पास में दो, एक ही 10 है कि 18 है। 13 के सबसे पास में 18 नहीं, 13 और 18 में 5 का गैप है, 18 - 13 5। लेकिन 13 और 10 में कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो वो 10 बनना चाहेगा। 2,8,3 से 2,8 बनना चाहेगा, और इस चक्कर में वो +3, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा तो +3 प्रोटोनिक चार्ज हो जाएगा उस पर। और फॉस्फोरस इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, तो 2,8,8 P-3 बन जाएगा। भाषण समझ आ रहा है तुमको। फिर हमने ये कुछ 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 चीजें देखी, और हमने पाया कि सारे एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपने पॉजिटिव आयन बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, PsCl, जो निगेटिव आयन बनाते हैं। और कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बनाते हैं। जो पॉजिटिव बनाते हैं वो मेटल, निगेटिव बनाते हैं वो नॉन मेटल, और जो दोनों प्रकार के बना सकते हो मेटलॉइड। मेटलॉइड की ये डेफिनेशन एकदम गलत है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में एकदम सही है। और फिर हमने देखा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से ऐसे कितने जन है जो पॉजिटिव पॉजिटिव बनना पसंद करते हैं, जो समाज के सामने दान करना पसंद करते हैं। ऐसे है 85 जन, वास्ट मेजोरिटी। 120 में से 80, जवळपास 66%, जवळपास 70%, 75%, जवळपास 70% एलिमेंट तो मेटल ही है। 100 में से 70 जन तो मेटल ही है, 118 में से 85 मेटल ही है। नॉन मेटल है 25। और कंफ्यूज होए वाले, पी के पिक्चर देखा, कंफ्यूज ही आ गया वो भगवान, वो वाला तो 8 जन है उसे। जो कि हमने ट्रिक पढ़ ली थी, भक्ति सीता गीता सब तीखे पोहे खाते। ठीक है, ये अपन ने ट्रिक पढ़ ली थी, और उनका नाम था बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टाटाइन। इतना हमने पढ़ लिया था एलिमेंट्स के बारे में। इतना भाषण सब समझ गए ना सब बच्चों को। यस। अब अपने को एक ऐसा चैप्टर पढ़ना है जो वैसे तो तुमको 8th में रहता है, लेकिन वापस 10th में भी आता है। और ना ही वो तुम्हारे होमी पापा के बुक में दिया है, लेकिन होमी पापा में उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो सारे बच्चे भी अपने मस्त की हेडिंग लगाओ, न्यू पेज पे, फ्रेश पेज पे एक चैप्टर की हेडिंग लगाओ, नया नया ताजा ताजा चैप्टर चालू रहा है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
10वीं वाले मत लगाओ, 10वीं वाले सुनो बस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लगाया क्या बेटा तुमने? अब बेटा तुम्हारी जो नोटबुक का पेज है ना, प्लीज ध्यान से सुनना। तो ये मार्जिन को निग्लेक्ट करो, उसको भाव मत देना। और बचे वाले पेज को इक्वली हाफ हाफ में बांट दो। और कम से कम ऐसे एक, दो, तीन और चार, चार पेज हाफ हाफ में बांट दो, जल्दी से प्लीज। चार पेज पे डिफरेंस बिटवीन का कॉलम बना दो। पहले कॉलम में मेटल लिखना, दूसरे कॉलम में नॉन मेटल लिखना। हेडिंग लगा दो। 4 पेज पे मार दो, यस, 4 सिंगल पेज पे, मतलब आगे पीछे से 2 पेज पे। बहुत पढ़ने वाले अपन, जल्दी से करो। भैया आप म्यूट हो। बिल्कुल भाऊ, तुमने बचा लिया सबको। देखो जी, अपने को मालूम है पहले से कि मेटल की अगर हम बात करें तो सारे के सारे मेटल लश्चरस होते हैं। लश्चरस मतलब उनमें एक चमक होती है, वो शाइनी होते हैं, शाइनी। उनमें एक शाइन होती है। और ये शाइन क्यों होती है, अगर कोई तुम्हें कारण पूछे तो बोलना फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर होते हैं। भैया फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? जैसे उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम है तो 2,8,3 ये फुकट के इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम में पड़े वाले 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इन सबका ट्रांजिशन चल रहा होता है। भैया ट्रांजिशन मतलब क्या, अभी अपने को नहीं पढ़ना है, बहुत ऊपर की चीज है, 12वीं में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन चल रहा होता है। वो उधर भांगड़ा कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं एटम के अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो अलग अलग शेल हमने निकाल करके, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 3। तो 2, 8, 3 में ही खत्म होना चाहिए था, लेकिन एन शेल में भी 3 में से एक हाथ भाग जाता। फिर आगे ओ में भी एक हाथ भाग जाता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आगे पीछे भांगड़ा करते रहते सबके सब। तो इसके वजह से मोर और लेस होता ये है कि अपने को लस्टर दिख के आता है, शाइनीनेस दिख के आता है। मेटर के अंदर शाइनीनेस क्यों दिख के आता है? क्योंकि उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उनके ट्रांजिशन चल रहे होते हैं। ठीक है। तो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शाइन करते हैं, उनका कलर कैसे भी हो। जरूरी नहीं कि सिल्वर और गोल्ड के जैसा चमकीला चमकीला होना चाहिए, काला ढूंस रहने दो उसको पूरा, फिर भी चमक मारेगा वो। ऐसा भी ब्लैक मटेरियल बहुत रहता है जो चमक मारता है, बहुत रहता है।
ठीक है, तुमने अगर मूवीज वगैरह में देखा हो तो, या ये डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है। ठीक है, 1 मिनट जी, ये खुद देख लो भाई, डिजिटल बोर्ड की स्क्रीन है, चमक रही है ना, लाइट उस पर पड़ के, बस लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है ना, शाइन उसको, जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर ले, है ना, शाइन है इसके अंदर एक। तो बहुत सारे कुछ कुछ मेटल ब्लैक कलर के भी होते हैं, लेकिन उनमें भी लश्चर होता है, मेटल्स में लश्चर होता ही है। कुछ ऐसे बेचारे मेटल है, उनको हवा में लाया कि वो अपना लश्चर खो देते हैं, हवा में लाते ही वो अपना लश्चर खो देते हैं। जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये कुछ ऐसे मेटल है, इनको हवा में लाते ही तुरंत से ही अपना रुबिडियम, सीजियम, 5 जने से इमीडिएटली लूज लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। ठीक है, ये तुमने ध्यान रखने का, सब बच्चों ने, इमीडिएटली लूज लस्टर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, हवा में इनको लाते ही ये अपना लश्चर चमक खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि इनके ऊपर ऑक्सीजन आक्रमण कर देता है, और ऑक्सीजन इन सब की चमक चुरा लेता है। मैक्सिमम सब बच्चों ने ये ध्यान रखना, बाकी मेटल की चुरा लेता है, बाकी मेटल की चमक चुराने में ऑक्सीजन को काफी टाइम लगता है, लेकिन इनकी चमक वो कुछ सेकेंड्स में चुरा लेता है। तुमने बाहर निकाला, एकदम तुम रूम में गए अपने, तुमने बोला चलो तुमको सोडियम का टुकड़ा ला के बता दो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पे आए थे, एकदम उधर एकदम शाइनी, केरोसिन के बोतल में डुबा के रखा था वो, उसमें भी रह के बहुत चमकता था वो, और तुमने उसको निकाला, कपड़े से थोड़ा पूछा और बाहर तक तुम हाथ में पकड़ के लेके आए अपने दोस्तों के हाथ सामने, तब तक तो एकदम भुस्सट हो गया था, उसकी चमक ही चली गई थी। जैसे तुम्हारे घर पे स्टील का भगोना होगा, स्टील का कितना चमकता है, और एक एल्यूमिनियम का होगा, जर्मन का भांडा, एल्यूमिनियम का, देखा है ना, वो डल होता है, डल, उसका पॉलिश उड़ जाता है काफी सारा। तो वैसा हो जाएगा सोडियम के टुकड़े के साथ। फिर बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी ये क्यों होती है, ये हमने अप्रैल महीने में भी पढ़ा है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी है। हमने ऐसा स्ट्रक्चर भी निकाला था कि एक वायर जो रहता है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्रेजी हो जाते हैं और इधर इधर उधर इधर उधर उधर भागते रहते हैं, बस ये के जैसे। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इधर उधर भागते रहते हैं, और जिन जगहों में ये भागते रहते हैं उन जगहों को हम बोलते हैं वॉइड स्पेसेस। मेटल, अब वायर है, वायर किससे बनता है? मेटल से बनता है। वायर जो है मेटल से इसलिए बन पाता है क्योंकि वो डक्टाइल होता है। डक्टिलिटी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण उनको हम कितना भी पतला पतला बना दे, पर उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, उनकी मजबूती बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेटल के हम वायर बना सकते हैं। वही तुम्हारे घर में आटा होगा, आटा, तो कभी कभी तुम्हारे भी घर में शेंगुड़े बनाते होंगे। जनरली लोगों के घर में क्या बोलते हैं उसको, मराठी लोगों के घर में शेंगुड़े, गोल गोल शेंगुड़े जो बोलते हैं क्या? तो तुम्हारे भी घर में अगर खाने को शेंगुड़े बनाते होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या बोलते होंगे तुम्हारे घर में, वैसा गोल गोल रहता है खाने को, बिट्टिया, रिंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वो घर में बनता है, और उसके साथ बहुत सारा और रस्सा विस्सा भी रहता है, बेसन वगैरह का बनता है ये जनरली। ठीक है, ये शेंगुड़ा। ठीक है, तो ये जो शेंगुड़े जो बनते हैं, इसमें अगर तुमने बनाते बनाते, या तुमने बचपन में क्ले खेला होगा, तो अपने दोनों हाथों के बीच में क्ले को लेके जब तुम उसका सांप बनाने को चालू किए होंगे, पतला 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 बनाना चालू किए होंगे, तो एक टाइम आया होगा जब वो बहुत पतला बन गया होगा। ठीक है, तुम्हारे दोनों भी हाथों के बीच में क्ले था, क्ले शेपूट जैसा बारीक हो गया था, तुमने और हाथ आगे पीछे कर दिए तो टूट ही गया, क्योंकि वो बहुत पतला नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो मेटेलिक नहीं है। तो जो पतला बन सकता, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी भी किन के अंदर होती है? ये वाली प्रॉपर्टी भी, वायर बनाने वाली प्रॉपर्टी भी होती है मेटल के अंदर। मेटल के अंदर तो ये इतनी ज्यादा होती है कि आगे हम देखेंगे, इस बुक में भी एग्जाम्पल दिया है आगे इस पीडीएफ में, कि 1 ग्राम सोना अगर तुम ले लो, 1 ग्राम, ठीक है, उससे 2 किलोमीटर का वायर अपन बना सकते हैं। ये पहले भी बताया है तुमको, अप्रैल महीने में भी पढ़ाई वाला है, कि एक शेंगदाने जितना सोना, बहुत हो गया, एक शेंगदाना भी बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली, फूटाने जितना, या टहाड़ के, जब टहाड़ खाते हो तो छोटा सा पिचकू वाला टहाड़ निकलता है ना, साला फ्लॉप हो जाता है तुम्हारी मेहनत। तो पिचकू वाले टहाड़ जितना जो सोना है, 1 ग्राम का सोना, उससे हम 2 किलोमीटर का, मतलब यहाँ से तेजा के घर तक जाके वापस आ जाएंगे, इतना बड़ा वायर बना सकते हैं इतनी चीज से। अब टेंशन मतलब, वो इतना, बाप रे, 1 ग्राम सोना कैसे, वो इतना पतला वायर है कि दिखेगा भी नहीं, बहुत पतला है वो, मकड़ी के जाले से भी बहुत पतला है। ठीक है, तो थिन वायर है, लेकिन डक्टिलिटी जब हम बात कर रहे हैं तब हम थिन की प्रॉपर्टी ही बात कर रहे हैं। हम थिन वायर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे बनाना चाहते हैं जो टूटे ना, विदाउट ब्रेकिंग। तो विदाउट ब्रेकिंग, जो वायर टूटते नहीं है, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। तुम्हें पता है दुनिया भर में ऐसा सबसे
वायर बनाने वाला मोस्ट डक्टाइल मटेरियल, जिसकी हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, ये पता है क्या तुमको? हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा मजबूती रहने वाला, पतले से पतला वायर बनाने वाला मटेरियल कौन सा है? आयरन की, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, क्या कॉपर, पता है क्या तुमको? गैस कर लो। नहीं, वो है जाला, मकड़े का, स्पाइडर्स वेब। ठीक है, स्पाइडर का जो जाला होता है वो जितना पतला होता है, अगर हम उतना ही पतला लोहे का वायर, उतना ही पतला सोने का वायर, उतना ही पतला एल्यूमिनियम का वायर, उतना ही पतला स्टील का वायर सब लोग लाए, जितना मकड़े का जाला पतला होता है उतना अगर हम लाए और फूक मार दे, तो बाकी सारे जाले, बाकी सारी चीजें टूट जाएंगी, लेकिन मकड़े का जाला टिका रहेगा। हाँ। और या फिर हमारे नॉर्मल वायर जितने लंबे लंबे बड़े बड़े रास्ते के बाजू में खंबे पे लटक के चलते रहते हैं, जो बड़े बड़े वायर, या हमारे घरों में जितने वायर है, अगर उतना मोटा मकड़े का जाला अगर होता, तो दुनिया का सबसे मजबूत वायर होता। ठीक है, सबसे मजबूत। अगर वो रहता तो ट्यूशन में तुम बच्चों को मारने के बहुत काम आता, अपन वो नहीं है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, जान दो। तो वायर थिन तो चाहिए, लेकिन ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए। टूटना नहीं चाहिए तो क्यों नहीं टूटेगा? अगर उसकी मजबूती बहुत ज्यादा है। वायर की मजबूती को, वायर की स्ट्रेंथ को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और वायर पतला से पतला किस चीज का बनता है? मेटल्स का बनता है। सबने ध्यान रखना, मोस्ट मैलिएबल अगर मेटल की बात करें, या मोस्ट डक्टाइल मेटल की अगर हम बात करें, तो सोना है। और मोस्ट मैलिएबल की भी बात करें तो सोना है। भैया मैलिएबल मतलब क्या, तुम बच्चों ने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैलिएबल मतलब तुम एक शेंगदाना मेटल लो, उसको हथौड़े से मार मार के, ठोक ठोक के पतला बनाना चालू करो, उसकी चपाती बनाना चालू करो, फिर भी इतना मारो, फिर भी इतना मारो, फिर भी इतना मारो, उसका पतला पापड़ बन जाए। और फैल जाए, वो चारों दिशाओं में फैलते चले जाए, फैलते चले जाए, फैलते चले जाए, चारों दिशाओं में उसका विस्तार हो जाए। भाषण समझ आ रहा है तुमको? तो ये भी प्रॉपर्टी किसके अंदर है? गोल्ड के अंदर है। ये मैलिएबिलिटी की गोल्ड की प्रॉपर्टी पीछे 100-200 सालों में किधर यूज हुई है बताओ तो? गोल्ड मैलिएबल है। गोल्ड चपटी फॉइल एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं। ये किसने किया था सबसे पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? रुदरफोर्ड ने किया था। तुम लोग कर रहे हो वीडियो, इससे मेरे को भी एकदम से समझता है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि वीडियो में थर्ड फोर्थ चैप्टर में है ना, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में, रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो बच्चे नहीं बता पाए वो बेचारे अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में ही अटके वाले हैं। इस शनिवार को चेक होने वाला है, फिर मैं सोचने वाला हूँ सर जी में किसको लेना नहीं लेना। ठीक है, और लर्निंग भी होने वाली है, सिर्फ लिख के नहीं चलेगा और सिर्फ देख के नहीं चलेगा, नोट्स भी चाहिए और लर्निंग भी होगी। उसके बाद हम सोचेंगे कि किसके कौन से बच्चे को स्कूल बैच से उठा के एसआरजी में लेना है, फिर फाइनली एसआरजी चालू होगी। ठीक है, देखो। तो ये मैलिबिलिटी है और ये डक्टिलिटी है। मैंने तुमको पता है, डक्टिलिटी मतलब लंबे लंबे मजबूत मजबूत वायर बनाना, पतले पतले और लंबे लंबे मजबूत मजबूत वायर बनाना। मैलिबिलिटी मतलब फैली हुई पतली पतली शीट बनाना। दोनों में पतला तो चाहिए, एक में फैले वाला चाहिए और एक में थिन लाइन चाहिए। एक में एरियल एक्सपांशन चाहिए, एरियल एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन म्हणजे एरिया बढ़नी चाहिए। और दूसरे में लीनियर एक्सपांशन चाहिए, दूसरे में लेंथ बढ़नी चाहिए। ठीक है, डक्टिलिटी में हम लीनियर एक्सपांशन पे फोकस करते हैं, और मैलिबिलिटी में हम एरियल एक्सपांशन पर फोकस करते हैं। कंडक्टिविटी में हम इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर वायर के टुकड़े में या मेटल के टुकड़े में या किसी भी सब्सटेंस के टुकड़े पे, अगर हम एक छोर पे उसके कान में जाके कुछ बात बताते हैं, तो कितनी जल्दी वो बात लाशों में फैल जाती है। उदाहरण के लिए, नहीं ये उदाहरण अच्छा नहीं होगा, चलो ले लो। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्यूशन में कुछ बात करते हैं, जैसे चार्टर स्कूल की अगर हम बात करते हैं, मान लो कि किसको स्कूल कैप्टन बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, तो कुछ बच्चे जाके स्कूल में काड़ा कर देते हैं, कुछ बच्चे जाके स्कूल तक बात फैला देते हैं, जो कि मेरा इंटेंट रहता है स्कूल तक बात फैल जानी चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि स्कूल के कुछ बच्चों को मालूम पड़े कि भैया भी उनका नाम ले रहे हैं स्कूल कैप्टन बनने के लिए। तो ये कुछ बच्चे जो है, ट्यूशन की बात सुन के फटाफट फटाफट अगले दिन खबर वहां तक पहुंचा देते हैं। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? हाईली कंडक्टिव मेटल्स। क्या बोलेंगे इस चीज को? हाईली कंडक्टिव मेटल्स। ठीक है, ऐसे। और जो फैलाते नहीं उनको अपन क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टिव मेटल्स। बात समझ आ रही है क्या तुम सबको? मेटल्स आर एक्सिलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. शॉर्ट मध्ये लिहिलंय, मेटल्स आर एक्सिलेंट बाया, इकडून तिकडून डेटा ट्रांसफर फास्ट, 5G से भी फास्ट। समझला का तुम्हाला? ठीक है, एक बार तुम बस बताओ, बात का बतंगड़ होने में टाइम लगता है नहीं? समझ लग तुम्हाला? ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू चबड़ चबड़ ऑफ देयर माउथ। ठीक है, इन देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर। बात समझ आए क्या तुमको पक्का?
ठीक है, बॉयज को तो ये ध्यान भी नहीं रहता बहन क्या सिखाया था। चलो, सॉर्टेड। लश्चर, लश्चर क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। कंडक्टिविटी क्यों होती है? कंडक्टिविटी होती है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन वॉइड स्पेसेस। और लश्चर चमक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के वजह से। दोनों में फर्क है। मूवमेंट इन वॉइड स्पेसेस से कंडक्टिविटी आती है, और ट्रांजिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से लश्चर आता है। अगर हम एरियल एक्सपेंशन अचीव करना चाहे, एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहे, पाकिस्तान को अखंड भारत में लाना चाहे, तो मैलिएबिलिटी की बात चलेगी। पाकिस्तान को हथौड़े से ठोक ठोक के पातड़ बना के इंडिया में ला लेंगे अपन। ठीक है, एरिया बढ़ाएंगे अपन। और डक्टिलिटी की अगर हम बात करें तो हम लीनियर एक्सपेंशन टारगेट करते रहते हैं, हम लेंथ बढ़ाने पर ध्यान रखते हैं। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आया ना? तो अब तुम बच्चों को, अरे तुमने 4 कॉलम चेप लिए ना भैया, तुम सुनो, अभी तुम कुछ इस ना को लिखो, मैं तुमको सब कल लिखाऊंगा, तो बस ध्यान से सुनो भैया, एकदम ध्यान से सुनो, क्योंकि वो जो मैंने तुमको 4 पेज कॉलम मारने लगा है, मैं वो लिखाने तो वाला हूँ, बहुत भर भर के लिखाने वाला हूँ। लेकिन अभी तुम सब ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग पे तो है ही। ठीक है, अभी बात चलते हैं 5, 6, 7, 8 की बात करते हैं। 5, 6, 7, 8। तो पहला पॉइंट अभी 5, 6, 7, 8 में आता है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। यस, मेटल क्या सच्ची में भैया मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है? हाँ जी, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। कितना हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना मेल्टिंग पॉइंट तक जाता है? कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका 3400 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टिंग पॉइंट चले जाता है, पिघलने वाला पॉइंट चले जाता है। इतने पे वो जाके सॉलिड से लिक्विड बनते, बर्फ का पानी बनता है। बर्फ, पानी 3400 डिग्री सेल्सियस पे जाता है बर्फ का पानी बनने को। इतना लावा बनने को टेम्परेचर लगता है। और लावा की भाप बनने को और 4000, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस पे जाता है। तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तुम्हारे घर पे 5 शेगड़ा लगाओ, 50 शेगड़ा लगाओ, एक मेटल को तपने के लिए उस पर रख दो, तब भी वो मेटल नहीं पिघलेगा। क्योंकि मेटल पिघलने के लिए अतिशय जास्त टेम्परेचर लगता है, इतना बड़ा टेम्परेचर लगता है कि तुम्हारी घर की दीवारें भाप बन जाएंगी। ठीक है, पर वो मेटल तब भी नहीं पिघलेगा। तो मेटल्स जनरली है वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कुछ कुछ बहुत डुसके फुसके इसमें, कुछ कुछ। एक है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पहले ही गिव अप कर चुका है, मर्क्यूरी पहले ही बोल दिया है मेरे को लीडर बनने का नहीं है, कैप्टन विप्टन बनने का नहीं है। तो मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड स्टेट में रहता, एकदम चिल रहता। वो -39 डिग्री सेल्सियस पे, जीरो से भी 39 डिग्री सेल्सियस पीछे, अगर इससे भी ज्यादा ठंडा करेंगे, और ज्यादा ठंडा ठंडा कूल कूल करेंगे, तो सॉलिड रहेगा। अगर -39 से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, -38 हो गया, -20 डिग्री सेल्सियस हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस अंटार्कटिका वाला टेम्परेचर रह गया, तो मर्क्यूरी को बहुत गर्मी हो रही होती है, वो स्वेटर विटर निकाल के एकदम लिक्विड बन जाता है। और मर्क्यूरी का भाप होना चालू 357 डिग्री सेल्सियस पे चालू हो जाता है। ये मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट है। ये दो टेम्परेचर अपने को ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखने हैं? क्योंकि मर्क्यूरी थर्मोमीटर में यूज होता है। और तुमको थर्मोमीटर कब फूटेगा कब नहीं फूटेगा, गैसियस एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, गैस बनेगी नहीं बनेगी, ऐसे क्वेश्चन पूछा पाते पूछते रहते हैं। तो तुमको पूछते हैं जैसे उम बाबा में कि अगर एक थर्मामीटर हमने एक गर्म तवे पे रख दिया जो 400 डिग्री सेल्सियस का था, तो फटकन थर्मामीटर की कांच फूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि तुमने थर्मामीटर जो है वो एकदम गरम तवे को टच कर दिया, और गरम तवे को टच होते ही, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस पे था, और मर्क्यूरी तो भाप बनने पे 350 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप बन जाता है, 357 डिग्री सेल्सियस पे ही भाप बन जाता है। तुमने जैसे ही 400 पे मर्क्यूरी टेका, उसको चटका लगा, वो उई माँ बोला, और वो भाप बन गया। और वो भाप, वो गैस एक्सपांड होना चाहती है। भाप कभी भी ठहर के रह सकती है क्या? गैस कभी भी एक जगह रह सकती है क्या? नहीं। गैस एक्सपांड होने गई और पूरा थर्मामीटर फट गया, ग्लास थर्मामीटर का फट गया। भाषण समझ आया कि तुमको पक्का? तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके वजह से अपने को ये टेम्परेचर थोड़ा ध्यान रखना है। मर्क्यूरी का लिखे वाला था, टेंशन मतलब रिकॉर्डिंग में आ चुका है, तुम बाद में रिकॉर्डिंग से लिख। अब उसके बाद में हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हम बात करते हैं। एक तो पचका कर दिया मर्क्यूरी ने, दो पचका करने वाले और है सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम, ये साले बहुत जल्दी पिघल जाते। कैसे पिघल जाते? तुम लोगों ने 100 टक्के वो खेला होगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या बोलते हैं, भावरा, पानी भरा। हाँ पानी भरा, इसको यही बोलते हैं ना, पानी भरा।
गर्ल्स भी खेलते हैं ना। भूमि ने बहुत टोले खाए थे शायद पिछले साल की, बहुत हाने थे। क्या कर रहा था भूमि तूने? टोले खाए थे कि टोले हाने थे? याद नहीं, किसके साथ खेल रहे थे तब? चल रहा था क्लास में कुछ तो, टोले खा रहे थे कि भर रहे थे, चालू था कुछ तो इसको पानी भरा बोलते हैं। तो पानी भरते टाइम हाथ घिस घिस के थोड़े गरम गरम हो जाते हैं। तो अगर अपन ने हाथ घिस घिस के थोड़े से गर्म किए, अनसीज का टुकड़ा किसी ने अपने एक हाथ पे रख दिया, तो वो पिघल जाएगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। थोड़ा घिस घिस के 38 हो जाता, 39 हो जाता। और ये सीजियम गैलियम, ये जो पोटे हैं, ये नॉर्मली 28 29 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघल जाते हैं। तो अपने हाथ पे अगर रखा तो पिघल जाएंगे, हाथ शेक के अगर रखा तो जल्दी पिघल जाएगी। ये मेटल है दिखने में, ऐसा लगेगा पूरा प्रिंटर है, सॉलिड है, उसका ऐसा हाथ लगा तो पिघल जाएगा। ठीक है, देखो जी। तो ये सीजियम और गैलियम सब बच्चों ने ध्यान रखने का है कि ये पिघल जाता है। तो ये तीन पोटे विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। भैया और भी तो होंगे, हाँ जी और भी है, लेकिन ये तीन थोड़े जाने माने हैं दुनिया में। और कौन कौन है भैया फिर, और किसके किसके कम कम रहते हैं? वैसे ज्यादातर मेटर को देखा जाए कि जिसका 2000 है, 3000 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये भी फीके फीके लगते हैं। इनके 150, 200, 500, 800 डिग्री सेल्सियस ऐसे वाले मेल्टिंग पॉइंट है। तो लेकिन बाकी मेटल को देखा तो इनका कम है, लेकिन फिर भी 150, 200, 400, 800 है, भरपूर है। ठीक है, भला। मेटल रहते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। बच्चों रूम टेम्परेचर कितना रहता है मालूम है तुमको? आगे से हमेशा केमिस्ट्री में ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर रहता है 27 डिग्री सेल्सियस। म्हणजे कितना केल्विन बच्चों? अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है एलियन, तो क्या करना पड़ता? +273 करना पड़ता। कर एलियन, सब शांत रहेंगे, एलियन बताएगा 27 में 273 ऐड कर, 300 केल्विन। ये रूम टेम्परेचर रहता है, सब बच्चों ने ध्यान रखने का, एकदम सुंदर आंकड़ा है। 27, 3 का क्यूब भी है, बरोबर ना? और 3 में 10 का स्क्वायर अगर अपन मल्टीप्लाई करें, 300 केल्विन भी बन रहा। तो सबने पोटा ध्यान रखने का। रूम टेम्परेचर स्टैंडर्ड डेफिनेशन, एकदम स्टैंडर्ड है रूम टेम्परेचर। ये लगता है भैया हाँ, आगे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं केमिस्ट्री में जिसमें टेम्परेचर टेम्परेचर लेना पड़ता है। तो उधर सब बच्चों को ध्यान हमेशा रखना है कि रूम टेम्परेचर डिफाइंड है पूरी दुनिया में, 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना गया है। मतलब ह्यूमन बॉडी रूम टेम्परेचर से ज्यादा गर्म रहती, हायर टेम्परेचर पे रहती, कि लोअर टेम्परेचर पे रहती? हायर टेम्परेचर पे रहती। इस रूम में अभी अपन बैठे वाले, इस रूम का टेम्परेचर फिलहाल तुमको ठंडी ठंडी बज रही है ना? तुम्हारा शरीर खुद 37 पे है, तुमको ठंडी बज रही है, मतलब ये रूम तुमसे ज्यादा ठंडा है। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा अभी ये रूम, 23 पे रूम होगा अभी। ठीक है, इससे हल्का सा गर्म रहता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर माना जाता है। मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा मेटल है जो पिघल जाता है इस पे, और रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा है। 28 29 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया, 300 केल्विन रूम टेम्परेचर है, 301 केल्विन, 302 केल्विन अगर हो गया, तो उत्ते पे स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, स्लाइटली हायर देन रूम टेम्परेचर। इस पे तो सीजियम और गैलियम भी पिघल जाते हैं। सीजियम और गैलियम वो भी गरम गरम थोड़ा सा हो गया तो पिघल जाते हैं रूम टेम्परेचर से स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे। लेकिन पहले से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कौन रहता है? मर्क्यूरी। एक मेटल होने के बावजूद रहता है। तुम सोच के देखो, 85 मेटल है, उसमें से ये एक ही लिक्विड है, और बाकी के 84 रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा प्लस किया, फिर भी और दो ही जन गद्दारी कर रहे हैं, और फिर भी 82 मेटल बच गए, जो कि एकदम बोले वाले कि भाई हमारा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ही हाई है। बात समझ आ रही क्या? 85 में से अगर हम देखें तो 82 जनों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके कारण हम बोल देते हैं कि मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है जनरली। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी समझना अत्यंत जरूरी है, डेंसिटी का यूनिट समझना भी अत्यंत जरूरी है, और किसी भी चीज से ज्यादा। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखना। हम थोड़े से गणित गणित पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमने रूम टेम्परेचर का मैथमेटिक्स पढ़ा कि वो 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन है, जो तुम मरते दम तक ध्यान रखोगे। कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 10वीं में भी आ गया एंट्रेंस एग्जाम में, मेरे दिमाग में आज है इसलिए 3 3 4 4 बार बोल रहा हूँ मैं, रूम टेम्परेचर 27 रहता है, वापिस मैं कभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, गलती से बता दिया तो बता दूंगा, नहीं तो मेरे को ध्यान नहीं रहता, दिमाग में रहता पर तुमको बताने का ध्यान नहीं रहता। बोलो जी,
बहुत जास्त 2000 डिग्री सेल्सियस, 2-2500। वो सोनार लोग उसका एलॉय बनाते हैं, फिर पिघलाते हैं, 2-2500 पे पिघल जाता है। 2000 तो अपने लासुर स्टेशन की जो जेडपी स्कूल है, उसके सामने एक भट्टी, उधर बड़ा सारा टॉम एंड जेरी का पंखा लगे वाला है, उधर भी 2000 डिग्री सेल्सियस रोज का काम चलता है। हमारे गली में गर्म कर करके, हाथोड़ा मार मार के, 1500-2000 डिग्री सेल्सियस पे आयरन को थोड़ा सा गर्म करके मोल्डिंग चालू रहती है, आयरन की आकार देना चालू रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। एक, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी का थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो बेटा डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो तुम मेरे से बच्चे बच्चे को मालूम है। इसका मतलब समझो बेटा, वॉल्यूम मतलब जगह कितनी है। तुम्हारे पास एक खोखा था, खोखा, ठीक है, एक खोखा, उस खोखे में तुम कितना सामान भर सकते, ठीक है। तो बॉयज बैग पैकिंग में ज्यादा अच्छे रहते कि गर्ल्स? एक कोई भी बैग में अगर स्कूल बैग की बात करें, तो ज्यादा सामान कौन भर सकते, बॉयज की गर्ल्स? बॉयज। बॉयज कुछ भी छुपा सकते हैं, ठीक। बॉयज तो जितना टाइम टेबल में नहीं भी रहता वो भी लेके चल जाते हैं, बॉयज को टाइम टेबल की चीज भी नहीं मालूम रहेगी। हाँ, बॉयज के बैग में अगर तुम ढूंढने की कोशिश करो, तुमको उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी बुक मिल जाएगी, ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा तुमको। बॉयज के बैग में 10 महीने पहले उनके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था, जिसको उन्होंने बुक के मार मार के कैडबरी ली थी, एंड बॉयज के बैग में वो कैडबरी अभी तक पड़े वाले होंगे, कैसी तो भी पिघल पिघल के गोला हो गया होगा उसका, पर अभी भी वो पैकेट के अंदर है, इसलिए बची हुई है, और किधर तो भी कोपरे में पड़ी हुई है। और बॉयज को साल में से अगले साल तक मालूम पड़ता है कि उनके बैग में भी एक कैडबरी है, लेकिन बेचारी वो एक्सपायरी हो जाती है। पर फिर भी बॉयज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खा लेते हैं। बॉयज बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। देखो, तो एक अगर अपने पास खोखा दिया है और दूसरा अपने पास अगर खोखा दिया है, दोनों खोखे सेम सेम साइज के, दोनों खोखों का वॉल्यूम सेम सेम है। पहले वाले खोखे में ठूस ठूस के तुमने 10 किलो बिठाया, दूसरे वाले खोखे में तुमने ठूस ठूस के 5 किलो बिठाया, दोनों का वॉल्यूम सेम था। ये पहला वाला खोखा 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ वाला था, यानी 1 मीटर क्यूब वाला खोखा था। दूसरा वाला खोखा भी 1 मीटर ब्रेड्थ, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट वाला खोखा था। उसका भी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब था। तो दोनों की डेंसिटी, इसको बोलते हैं कंपेयर करना। जब तुमको भरने के लिए सेम सेम जगह दी थी, तो ज्यादा सामान कौन भर पाया, ज्यादा सामान कौन कोम्ब पाया उसमें, ठूस ठूस के कैसे भरोपन भर पाया, उसको बोलते हैं हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। मेटल्स आर टिपिकली डेंस, मतलब भगवान ने जब मेटल को बनाया, तो मेटल में ठूस ठूस के भरा, इतना रंग भरा भगवान ने, इतना रंग भरा मेटल बनाते टाइम, कि ऑलमोस्ट नई बराबर व्हाइट व्हाइट दिखता है उसमें, थोड़ा थोड़ा सा। और जब भगवान ने नॉन मेटल बनाया, तो भगवान ने नॉन मेटल ऐसा बना दिया, उसमें बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिखता है। नॉन मेटल के खोखे में नॉन मेटल, एक खोखे में नॉन मेटल भरेंगे तो एकदम फैले वाला रहेगा, अनेक खोखे में मेटल भरेंगे तो मेटल ठूस ठूस के भरा रहेगा। भगवान ने इन दोनों की पैकिंग बहुत अलग की है। इनके जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स की पैकिंग बड़ी अलग की है। तो मेटल्स बहुत घट्ट होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। और हमको डेंसिटी का मैथमेटिक्स क्या आना चाहिए, इधर देखो, वही शेंगड़ू ऑनलाइन बच्चों, इधर क्लास में ध्यान दो, मैं देखते रहता हूँ तुमको, निस्ते ना कभी का देखते रहते हैं अपने, ना का तो मेरे पास भी, पर मिलता नहीं। देखो, यहाँ पे अपने पास में एक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक छोटा सा क्यूब है, और अपने पास में इधर एक भला मोटा 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का फोका है। पहला वाला जो पोटा है ना बेटा, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा वाला जो पोटा है ना बेटा, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। तुम बच्चों को ये बात समझनी अत्यंत आवश्यक है, कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के खोखे में 1 ग्राम, 1 ग्राम शेंगदाने भर सकता हूँ, तो अगर बड़ा खोखा मेरे पास रहता था 1 मीटर क्यूब का, तो मैं उसमें 1000 हजार ग्राम भर सकता था। इतना फर्क आता है। मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। 1000 हजार ग्राम बोले तो 10 लाख ग्राम शेंगदाने में भर सकता था, इतना फर्क पड़ता है। तो बेटा इसको ऐसा बोला जाता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब बेटा हजार हजार ग्राम,
1000 ग्राम म्हणजे क्या रहता है ना मन, ये काला काला सर्कल, 1000 ग्राम म्हणजे क्या रहता है, किलो रहता है। तो इस सामने का 1000 जो अंडरलाइन वाला, उसको वैसे ही लिखा, पीछे का 1000 ग्राम को किलो लिख दिया, 1000 किलो पर मीटर क्यूब। भाषण समझ आ रहा है क्या? ये डेंसिटी का मैथमेटिक्स है बेटा, ये तुमको ध्यान रखने का है बेटा। ये चीज क्योंकि नौवीं के पोट्टों को ध्यान नहीं रहती, इसलिए हर साल येड़े बावड़े पोट्टे नौवीं में होमी बाबा में लेवल 1 में 6 क्वेश्चन गान करके आते। और लेवल 2 में तो जिसको डेंसिटी आती नहीं उसकी लेवल 2 पार निकलती नहीं। फिजिक्स में हर साल डेंसिटी आती लेवल 2 में। तो तुम्हारी डेंसिटी का कैलकुलेशन और समझ बहुत अत्यंत जास्त अच्छा रहना चाहिए, अत्यंत जास्त रहना चाहिए। शुभ भाऊ समझ रहे हैं तुमको पक्का? इस समझ को थोड़ा सा अपन और एनहेंस करते हैं, अपन थोड़ा इस समझ पर ना टाइम देते। अपने कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से समझ समझ के करने का है, क्योंकि फिजिक्स आणि केमिस्ट्री दोनों भी जगह पे ये डेंसिटी नाम का पोटा लगता है। तो आराम से करते हैं। इधर देखो भाई, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ये तुम्हें क्यूब दिख रहा है छोटा सा, 1 सेंटीमीटर का है। अब तुम बच्चों को तो पता है 1 मीटर बनाने में कितना लगता है, 100 सेंटीमीटर लगता है, बरोबर ना? इतना तो सब बच्चों को आइडिया है ना, 1 मीटर बनाने में 100 सेंटीमीटर लगता है, पक्का? खोखे का साइंस देख पा रहे हो ना? फिर भी मैंने ना जानबूझ के बड़े वाले खोखों को थोड़ा छोटा निकाला है और छोटे वाले खोखे को थोड़ा बड़ा निकाला है। बच्चों तुम एकदम शांति से सोचो, एकदम जास्त शांति से सोचो कि ये जो टिंग्या टिंग्या गुलाबी गुलाबी खोखा, इसमें अगर 1 ग्राम वजन बैठता था, तो अपन इधर नीचे ऐसे खोखे रखना चालू करते हैं। इधर ये 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे एक खोखा, दो खोखा, तीन खोखा, चार खोखा, ऐसा पूरा 100 खोखा बैठेगा बेटा यहाँ पे। इतना भाषण सबको समझ आ रहा है? गल्ले बोरगांव से कृष्णा जाधव जी है क्या आज मीटिंग में? आज लग तो नहीं रहा है कि कृष्णा जाधव जी मीटिंग में है। सार्थक जी आपको समझ आ रहा है? ऐसे ही कितने खोखे हो गए, 100 खोखे हो गए। नैतिक राजपूत, तन्मय शवारे, इधर देखो बेटा, तुमको भी समझ आ रहा है, ऐसे 100 खोखे हो गए। अब बहुत ध्यान से सुनो। अब हम उभे में रखना चालू करेंगे इसको, तो कलर थोड़ा सा बदलते, ब्लू कलर लेते। ये पहला वाला ब्लू कलर का खोखा कोपरे पे दिखा, उसके पीछे और एक खोखा, उसके पीछे और एक खोखा, उसके पीछे और एक खोखा। तो ऐसे भी 100 खोखे। तो ये ऊपर से देखने पे जो एक थर बैठा है अभी, क्या ये ऐसी ग्रिड बनी है क्या, 100 बाय 100 की, 100 बाय 100 की? बोले तो यहाँ पे कितने खोखे हुए रे? ये बेटा ये टिंगू सा, ये 1 ग्राम है। नीचे यही 100 हो गए, गुलाबी वाली लाइन ही 100 की हो गई। तो 100 ग्राम हो गया। फिर और एक लाइन, 100 ग्राम हो गया। फिर और एक लाइन, 100 ग्राम हो गया। ऐसी 100 लाइनें हैं ना बेटा, 100 ग्राम की 100 लाइनें, 100 ग्राम इंटू 100। क्या नीचे के फ्लोर पे ही, फर्स्ट फ्लोर पे ही चमन गोटो, इधर देखो ध्यान दो, पहले फ्लोर पे 10,000 ग्राम गोड़ा हो गया क्या? भाषण समझ आ रहा है क्या सब बच्चों? और अभी अगर अपन हाइट में लगाना चालू करें, एक पे एक थर लगाना चालू करें, ये भाई साहब पहला, ये भाई साहब दूसरा, ये भाई साहब तीसरा, और ये भाई साहब चौथा, तो भी सो जाने वाले। तो क्या है तुम्हारे पास ये गुलाबी और नीले, ये गुलाबी और नीले, ऐसे तुम्हारे पास और ऑर्डर आने वाले मिठाई के, थर पे थर, थर पे थर, थर पे थर, लेवल पे लेयर, लेयर आफ्टर लेयर। कितने लेयर होंगे, 100 लेयर। 10,000 ग्राम के 100 लेयर, मतलब 1,000 म्हणजे 10 लाख ग्राम। अगर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के नन्हे से चमन गोटे खोखे में 1 ग्राम वजन बैठ रहा था, तो तुम्हारे पास बड़े सारे 1 मीटर क्यूब के खोखे में 1,000 ग्राम या 1,000 किलोग्राम बैठेगा। क्या ये सब बच्चों को बात क्लियर है? क्या सब बच्चों के डोके में ये इमेजिनेशन हमेशा रहेगा कि नीचे 10,000 है, 100 बाय 100, उसके ऊपर 100 बाय 100, उसके ऊपर 100 बाय 100। ऑनलाइन बच्चों मेरा कैमरा ऑन करके बताता हूँ। एक बड़ा सारा खोखा है, तो उसमें 100 बाय 100 की पूरी लेयर है। फिर उसके ऊपर आके 100 बाय 100 की पूरी लेयर है। फिर उसके ऊपर आके 100 बाय 100 की पूरी लेयर है। उसके ऊपर आके 100 बाय 100 की पूरी लेयर है, और इसी 100 लेयर है। भाषण समझ आ रहा है कि पक्का? एकदम अच्छे से छोटे छोटे ऐसे क्यूब, एक एक ग्राम के क्यूब 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 रखेंगे।
तो भी कितनी सारी मिठाई हो जाएगी, 1,000 मिठाई हो जाएंगी। एक मिठाई अगर इतनी छोटी है तो 1 मीटर क्यूब के खोखे में 1,000 10 लाख मिठाई बैठ जाएंगी। समझ आ रहा क्या? ये डेंसिटी का कैलकुलेशन है। इसका फायदा किधर आता है? अब हमको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में ये कॉन्सेप्ट तो रखना है, भैया ने आज जो स्टोरी सुनाई, ये स्टोरी तो ध्यान रखनी है, लेकिन ध्यान हमेशा ये भी रखना है मैथमेटिक्स, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर 1 ग्राम बैठ सकता है, तो 1 मीटर क्यूब में 1,000 किलोग्राम बैठ सकता है। कुछ कुछ बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम का दिन आने तक वो सोचने लगते हैं कि यार, मी तर ऐकलंय की 1,000 ग्राम मिळून 1 किलोग्राम बनत असतं. हा, असंच काहीतरी असेल. 1,000 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 kg अपॉन 1 मीटर। वो बच्चे मास को और डेंसिटी को कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों में। अरे बेटा, जब मास की बात चलेगी ना, तो 1 kg और 1,000 ग्राम सेम सेम है, सही बात है, लेकिन डेंसिटी में अलग होता है। डेंसिटी में ग्राम छोटा है तो उसको नंबर भी छोटा मिलता है, 1 इंच मिलता है। किलोग्राम बड़ा है तो उसको नंबर भी बड़ा मिलता है, 1,000 मिलता है। भैया पर ये तो जस्टिफाइड नहीं है, ये तो बहुत बुरा हो रहा है। अंबानी इतना पैसा कैसे कमा रहा है? क्योंकि बेटा अंबानी मेहनत भी बहुत कर रहा है। तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब की मेहनत कर रहे हो दिन में, उतने ही दिन वो 1 मीटर क्यूब की मेहनत कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। ठीक है बेटा, तुम एक बात समझो, ओए इकड़ बघा, अभी अपने को एक बहुत जरूरी चीज सीखनी है। 1,000 किलोग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब, इधर ध्यान से देखो। क्या मैं 1,000 किलोग्राम को 1,000 इंटू 1 किलोग्राम लिख सकता हूँ? और बच्चों, मैं 1 मीटर क्यूब को 1 मीटर इंटू 1 मीटर लिख सकता हूँ ऑनलाइन बच्चों। प्लीज, अगर तुमको किसी भी पॉइंट पे डोके के ऊपर से जाने जैसी चीज लगी, मेरे को उधर ही रुका देना। प्लीज अपने मन के ख्यालों में मत रहो। जिस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बारे में तुम सोच रहे हो, उसके बारे में सोच के बंद करके पूरा ध्यान क्लास में दो। ऑफलाइन बच्चों भी नमन टोड़ी, क्लास में ध्यान चाहिए। 1,000 इंटू 1 किलोग्राम, तो 1,000 इंटू 1 किलोग्राम, क्या हम 1 किलोग्राम को 1,000 ग्राम लिख सकते हैं? और बच्चों, क्या हम नीचे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, तो बाकी के भी दोनों 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ऊपर ब्लू कलर में 1,000 इंटू 1,000 मतलब 1,000 ग्राम गुणा हो गया। और बच्चों नीचे 100 इंटू 100 इंटू 100, वापस से 1,000 सेंटीमीटर क्यूब गुणा हो गया। तो कूट कूट के हमारे पास क्या बचा? 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। कौन बचा? 1,000 kg अपॉन 1 मीटर क्यूब, ये बचा 1 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी के बारे में जो जानकारी तुम्हें मिल रही है, अत्यंत जरूरी है और अत्यंत ध्यान रखनी है। बाद में रिकॉर्डिंग से छाप लोगे ना, कल मतलब कल ही छाप लोगे ना, वो जो 4 पेज लिखा है ना, 4 पेज पे कॉलम मारा है ना, उसके बाद में लिखना है सारा। तुमको 4 ही पेज लगे थे 10वीं को पक्का? तुमको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज नहीं लिखाई थी लिखे? कितने? 4 ही लगे थे पक्का? एग्जैक्ट 4। तो तुम 9वीं के बच्चों, तुम 5 पेज पे मार रहा। तुमको मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ाता हूँ, 9वीं हूँ बाबा के टाइम पे। ठीक है, तो तुमने 4 पेज पे कॉलम मारे वाले है ना? ठीक है, 4 पे मार के रखना और 5वें पे मारना मत, पर 5वें को छोड़ देना, 1 पेज छोड़ देना। ठीक है, और फिर 6th पेज पे ये सारा लिखना, रिकॉर्डिंग वाला एक्स्ट्रा वाला पार्ट सारा। ठीक है जी, सब बच्चे ध्यान से सुनो, आगे की बात करते हैं अपन। इस संडे पेपर भी है ना तुम्हारा, सोनोरस की बात करते हैं। आई होप सो की डेंसिटी अभी सब बच्चों को क्लियर हुई होगी। सोनोरस म्हणजे एलियन, तूने वो गाना सुना है क्या? कौन तो भैया पिक्चर में था वो? हमारी एंट्री और भैया दिल बजी घंटी, टंग टंग टंग। तो ये घंटी भैया का जो आवाज आता है एलियन, इसको बोलते हैं सोनोरोसिटी। बोलो जी। मास और डेंसिटी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी, मास मतलब भार, और डेंसिटी मतलब भार की पैकिंग। आराम से समझाता हूँ, देखो। तुम्हारे घर पे जो पलंग है, पलंग, उस पे गादी डाले वाली गादी, गा, पहले पलंग रहता है ना नीचे, फिर पलंग के ऊपर गादी डालते हैं, गादी के ऊपर बेडशीट डालते हैं, बेडशीट के ऊपर तुम रहते हो और तुम्हारे ऊपर चादर रहते हैं, तुम सो जाते हो, फुल पंखा लगा। तो तुमने गादी देखी? सबने गादी?
आनी। अब गादी कभी तो उठाई होगी, पलंग कभी तो दिवाली के टाइम पे इधर उधर करते, नहीं तुम्हारे पेन पेंसिल कुछ गिर गया, है ना, फोन देखते देखते मम्मी फोन खींचने को आई, तुमने ऐसा किया, फोन नीचे गिर गया, फिर मम्मी तुमको झापड़ मारी, फिर पलंग हिला रहे, होता है ना ऐसा। फोन कभी कभी करना, वो फोन नहीं, पलंग इधर उधर कभी करना पड़ता, या कभी बहुत साफ सफाई वगैरह है तो एक गद्दी वद्दी निकालनी पड़ती, है ना। तुम्हारा छोटा भाई बहन है, उस कार्टे ने अगर पानी डाल दिया तो बेडशीट जाए भाड़ में, लेकिन गद्दी बचा नहीं रहती, क्योंकि गद्दी में पानी चले गया तो फंगस लग सकता है, अंदर से रॉट हो सकती है पूरी खराब, क्योंकि वो मरे वाली ना गद्दी, वो जिंदा है क्या, मार लाड़ कर क्या हो रहा, नहीं ना, डेड है। वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग, डिकेइंग नहीं है वो, डेड है वो, डेड, उसमें वुल भरे वाली ना, कोमड़े के तू, कोमड़े के नहीं सॉरी, वुल वुल भरे वाली वुल, शीप की वुल, शीप की वुल कार्बन कंटेंट है, लिविंग थिंग्स है ये ना, मेंढी से, अनमरे वाली है, डेड है। तो अगर वो सड़ गया, पानी मिल गया उसको मॉइस्चर, कभी भी वो ब्रेड वाला फंगस वाला एक्सपेरिमेंट करने के पहले ब्रेड के ऊपर 2 छिट्टे पानी मारते हैं ना, फिर उसको बर्निंग बंद करके रखते हैं। तो अगर गादी के अंदर पानी चले गया तो बुरशी लग सकती है, और पूरी बुरशी तुम्हारी गादी को रॉट करा सकती है, पूरी सड़ा गला सकती है, खराब कर सकती है, या ऐसा प्रैक्टिकली होता है। और इसलिए गादी महंग भी रहती खरीदने में, 10-20 हज़ार रुपए की गादी आती है, अगर नवीन गादी खरीदो तो 30 हज़ार 40 हज़ार तक आती है अभी तो, अच्छी वाली। ठीक है, स्लीप वेल मैट्रिस, एकदम कंफर्ट, देखो ऐसा। तो वो गादी जो है वो बहुत महंगा थी, लेकिन कभी तो भी गादी तुमने उठाई होगी, गादी का वजन भरपूर रहता है। एक बच्चा, अब वो तो अगर वो जाडी जाडी वाली बात अगर अपन नहीं करे, एकदम वो थिक वाली जो मॉडर्न मॅट्रेसेस आहे, तो आपल्या मराठी लोकांमध्ये गाद्या असतात, गाद्या, अशी घडी मारा उचलून घ्या, है ना। पर एक एक के बस की बात भी है उछलना, इनकी नहीं, पर तुम में से शायद एक तेरी भी नहीं। पर तुम लोग थोड़ा बॉयज वगैरह उठा भी सकते हो ना, प्रद्युम्न उठा लेंगे, चलो मैं उठा लूंगा, प्रद्युम्न उठा लेगा, बाहुबली घड़ी मार के एक गादी तो उठा लेगा ना, सिर्फ पतली वाली। उसका उसका भार इमेजिन कर सकते हो, भरपूर रहता है। जिम में जाओ, जिम में जाने के बाद में वो जो वेट्स रखे रहते हैं ना, वेट्स, एक उठा लो सादा 50 किलो का, उतना ही रहता है। ये दो, वो इतना दंडी भी छोड़ दो, वो दोनों डिस्क निकाल लो, डिस्क एक के ऊपर एक रख दो, 25 किलो 25 किलो की उठा लो, 5 किलो, उतनी ही वजन से उठाना पड़ता है, जोर से, उतने ही वजन से जितना गादी को उठाने में, किसी के तुम्हारे पापा ने उठा के गादी भर दी तुम्हारे आगे, एकदम पकड़ के रख, 1 मिनट, मम्मी पापा पलंग बाजू में कर रहे, मम्मी झाड़ू मार के ले रही पटकन, और तुम गादी पकड़ पकड़ के खुद को संभाल रहे, किस तो भी। तो 50 किलो की अगर वो गादी है, तो जिम में जाने के बाद ये जो दो वो काले काले डिस्क होते हैं ना, बॉडी बिल्डर लोग करते हैं ना, तो डिस्क निकाल लो, 25-25 किलो के हाथ में लेके उठा के दिखाओ, वही 50 किलो के। तुम सोचो कि भगवान ने गादी भी 50 किलो की बनाई, लेकिन उसका मास कितना फैला हुआ है, तुमको लग रहा है सॉलिड है, भाई गादी में किधर जगह है, पूरा पैक भरा हुआ है, वो तो सॉलिड है। पर भगवान ने एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके बीच में इतनी जगह होती है कि भगवान ने कुछ चीजों को इतना पैक बनाया है, उनके एटम्स इतने पैक बनाए हैं। वो जतरा में आता है ना, एक बॉल ऊपर फेंके तो गोल गोल उगड़ जाता है पूरा, और हाथ में आते आते वापस छोटा हो जाता है, देखा होगा ना, मेले में आता है ना, ऊपर फेंकने के बाद बड़ा बन जाता है, नीचे आते आते और छोटा बन जाता है। तो पैकिंग का खेल है सर। कुछ चीजें हाईली पैक्ड रहती है, हाईली पैक्ड, बाहर की पैकिंग, मास की पैकिंग, ये डेंसिटी, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा डेंस कौन है, मास तो गादी का भी 50 किलो है, और ये दोनों डिस्क का भी 25-25-50 किलो है, लेकिन वॉल्यूम किसका छोटा है, कम से कम वॉल्यूम में भगवान ने 50 किलो किस में ठूस के रखा है, इस डिस्क के केस में, जिम वाली डिस्क के केस में। और ज्यादा वॉल्यूम में उतना ही 50 किलो का मास किस में भर के रखा है, गादी के अंदर। तो गादी की डेंसिटी इज लेस, इज एक्चुअली मच मच लेस देन जिम वाली डिस्क। तो जिन चीजों की डेंसिटी ज्यादा होती है, तुमने कभी ईंट तो देखी होगी, ईंट, विटकर, ब्रिक, कंस्ट्रक्शन वाली ब्रिक लाल लाल कलर की, रितुल भाऊ तुम्हारे उधर कर्नाटक में बहुत बड़ी बड़ी ईंट भट्टे हैं, तुमने देखी होगी ना, ठीक है, हाउस वाली ब्रिक। और तुम लोग कभी उतने ही साइज का, तुमने यूट्यूब पे देखा होगा वो, कि एक ऐसा है, किधर तो भी सऊदी अरेबिया में, किधर तो भी दुबई दुबई में, एक कांच की पेटी है, उसमें ऐसा हाथ डालने को जगह है, एक बोक्से से आने सोने का वो बार पड़ा हुआ है ना, वो बीच में सोने का बार पड़ा हुआ है, 1 किलो का सोने का बार, और जो भी हाथ डाल के उसको उठा के निकाल पाया, उसका हो जाएगा वो, है ना। तो ये अब विटकर की साइज, ब्रिक की साइज उतनी ही रहती है जितना उस गोल्ड बार की है, लेकिन वो गोल्ड बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैवी है। ये विटकर जो तुम अपने हाथ में ले लेते हो, ये विटकर रहती होगी करीब 600 ग्राम की, आधे किलो से थोड़ा ज्यादा। और वो गोल्ड बार जो तुम अपने हाथ में उठाने जाओगे वो रहेगा करीब 5 किलो का।
साइज दोनों की सेम, फर्क इतना ज्यादा है। तो भगवान ने, अगर हम एटॉमिक लेवल पे दूर से देखने पे दोनों सॉलिड है, कुछ फर्क नहीं लगेगा। विटकर को मैं गोल्डन कलर एकदम गोल्ड जैसा एक्चुअली गोल्डन कलर मार के रख दूं, और वो सोने के ऊपर में कुछ टेक्सचर फेविक्विक फेविकॉल फैला के उसके ऊपर विटकर जैसा भूसा चिपका, तो दूर से तुमको फर्क नहीं दिखेगा। पर हम ये सब हटा के, ये सब टाइम पास हटा के अगर जूम करके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाए, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो ब्रिक है उसके पार्टिकल इतने दूर 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 है। सॉलिड तो है, हम सुनते तो है कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास पास में है, उनके बीच में उनकी बॉन्ड्स भी होते हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स में उनके केमिकल बॉन्ड भी रहते हैं। तो ब्रिक की पैकिंग कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार की होती है। और जो गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड की पैकिंग कुछ इस प्रकार की होती है। उतना ही जूम करे अगर गोल्ड को, तो इतना बड़ा नीला सर्कल, इस नीले सर्कल में जितने ब्रिक के मॉलिक्यूल आएंगे, या जितने मॉलिक्यूल आएंगे, उतने वाले नीले सर्कल में ही गोल्ड के 5 पट, 6 पट, 7 पट, 8 पट मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे। पैकिंग ठूस ठूस के भरा जाएगा बहुत। ये डेंसिटी है। तो मैंने तुमको सिंपलेस्ट पॉसिबल टर्म्स में मैंने डेंसिटी समझाई। आगे अगर मुझे कुछ और एग्जांपल मिले डेंसिटी का तो मैं तुमको समझाऊंगा, और अच्छा बेटर एग्जांपल समझाऊंगा। लेकिन क्या 9 के बच्चों, तुमको सच्ची में डेंसिटी समझ आई? समझ आना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला आना मास अपॉन वॉल्यूम एक बात है, पर समझ आना बहुत जरूरी है। सब बच्चों को समझ नहीं आता। वो गोल्ड बार और विटकर का एग्जांपल ध्यान रखना। गोल्ड बार 5 किलो का रहता है और विटकर 600-500 ग्राम की रहती है। 10 पट ज्यादा हैवी रहता है गोल्ड बार उससे, 10 पट 9 पट ज्यादा हैवी रहता है। ध्यान रखने का सब बच्चों ने, साइज उतनी है, पर भगवान ने गोल्ड बार को बनाते टाइम बहुत मॉलिक्यूल टूस है, उतनी सी जगह में कोम कोम के बनाए। ठीक है। फिर बात करते हैं सोनोरस। ओए, गाना सुने तूने? नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। टिंग। तो ये जिसमें टिंग, अंग, अंग, आहा वाला नहीं, ये वाला सारा, ठीक है। ये वाले जो अनुस्वार वाले आवाज जिसमें आते रहते हैं, ण, ण, वो वाले, उनको बोलते हैं सोनोरस। अब जो बच्चे जीसा में बावड़े बच्चे जो म्यूजिक ले लेते, नहीं वो होशियार बच्चे रहते हैं एक्चुअली, 100 में से जिनको 70 मार्क इंटरनल पढ़ते स्कूल में से, 30 मार्क को उनको सीबीएसई पेपर लिखना पड़ता है। 10वीं में से 30 सालों के बाद एकदम गाउटी गाउटी बच्चा अब 90% पे आता है। जीसा का लास्ट स्कोर 90% रहता है। ठीक है, क्योंकि जिस साल बहुत भारी एग्जाम, भारी पेपर देने लगा थे, भारी सब्जेक्ट चूज करा था अपने बच्चों को, ये चाटे बीटे एमपीएस स्मार्ट है, आईटी कराने लगा था बच्चों को। देखो, तो तुमको अगर स्कूल के बहुत मार्क चाहिए, तुम जीसा में चले जाओ, नहीं तो तुम टंग टंग घंटी बजाओ। तो ये घंटी का जो आवाज आता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरोसिटी। रिंगिंग साउंड आता है, रिंगिंग साउंड, फोन की बेल नहीं, टिंग टिंग टिंग, वो वाला आवाज आता है। मेटल में रहता है। इसके एन नंबर ऑफ एग्जांपल है, तुम्हारी साइकिल की घंटी भी है, मंदिर का घंटा भी है, घर में वो भी रहती होंगी घंटी, टिंग 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 टिंग। तुमको कुछ नहीं, आर्थिक टाइम, आर्थिक ताली पकड़ने के बहुत कंटाल रहता होगा, तुम पीछे खड़े रह के बोर हो गए, टंग 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 रोज करते रहते हो, है ना? मम्मी बोलते होंगे चल ली, तेरी बारी लगे 1 मिनट, इतना सा 2 बार कर लगे पीछे, तो तुम दादी ले लेते होगी घंटे, दादी के हाथ से खींच के लेते दो इधर, तुमको क्या कर देंगे, टिंग 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 टिंग, ऐसे सारे। तो तुम बच्चों को आज का भाषण समझ आए? ठीक है। आज का क्लास अपन यहाँ पे 10वीं 9वीं का खत्म करते हैं।